नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तराखंड में बीजेपी खुद को लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार कर रही है। इस वक्त प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। वहीं अब बीजेपी संगठन ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसले के तहत अपने सभी सांसदों को उनके क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहां पर वो लगातार आम लोगों से बातचीत करेंगे और फीडबैक भी लेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब बीजेपी के इस निर्णय पर सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि मैं महेंद्र भट्ट से ये कहना चाहती हूं कि यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा रहेगा, क्योंकि पिछले 5 साल में आपके सांसद अपने क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए हैं। वो गए ही नहीं हैं अपने अपने क्षेत्रों में। युवा बेरोजगार हैं और इन सभी सवालों का जवाब उन्हें आम लोगों को देना पड़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निर्णय लिया है कि वो 15 मई से लेकर 15 जून तक अपने 5 सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में भेजेंगे। यानी कि अब जब हम लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं तो भाजपा को अपने सांसद और संसदीय क्षेत्र दोनों याद आ गए हैं। मैं महेंद्र भट्ट जी से कहना चाहती हूं कि ये आपके सांसदों के लिए चुनौती भरा तो रहेगा ही, बल्कि जोखिम भरा भी रहेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से जिन सांसदों की तलाश उनके संसदीय क्षेत्र की जनता कर रही है वो खासी नाराज और आक्रोशित है। युवा भर्ती परीक्षाओं में हो रहे घपले घोटालों को लेकर आक्रोशित हैं, तो महिलाएं अपने प्रति बढ़ते हुए अपराध और न्याय और अत्याचार को लेकर क्षुब्ध हैं। वहीं किसान मुआवजा न मिलने की वजह से और गन्ना का समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी न होने की वजह से क्षुब्ध हैं। तो व्यापारी और मजदूरों की हालत आप जानते ही हैं। उधर हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और नैनीताल जिले के विकास कार्य को लेकर विभागीय समीक्षा की। इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता को लेकर शिकायत को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द सरकार एक ऐप बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से सड़क में कहीं भी गड्ढा हुआ तो जनता उस गड्ढे की फोटो ऐप के माध्यम से भेजेगी, जो कि सीधे विभाग के पास पहुंचेगी, जिसे विभाग तत्काल ठीक करके उसी ऐप में ठीक हुई सड़क की फोटो अपलोड करेगा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता की शिकायत अगर मिली तो तत्काल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे किए जा सकें, इसके लिए भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। जैसे निकायों में मेयर के चुनाव होते हैं, उसी प्रकार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने जा सकें। करके हमने एक ऐप का हम निर्माण करने जा रहे हैं। उसका लोकार्पण जो है 15 मई के लगभग हो जाएगा। उसमें आप गड्ढे की फोटो खींच करके हमें भेजेंगे और रिपेयरिंग के बाद दोबारा जो है डिपार्टमेंट फोटो खींच करके आपको भेजेगा। उसका रेखांश और अक्षांश उसके अंदर मिल जाएंगे, पूरी लोकेशन मिल जाएगी। इसी प्रकार का ऐप गुजरात में भी इस्तेमाल किया गया, हम भी यहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त बने और जनता की जो समस्या है उसका निराकरण हो। उधर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का नाम एफआईआर में दर्ज हो गया है। मामला ऋषिकेश में एक व्यक्ति के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ है। इससे पहले जब मारपीट की वीडियो वायरल हुई थी तो पीड़ित ने एफआईआर के लिए पत्र पुलिस में दिया था और बताया था कि मंत्री ने मेरे साथ मारपीट की। बावजूद इसके एफआईआर में मंत्री का नाम नहीं था। वहीं कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए थे कि आखिर मंत्री का नाम क्यों नहीं है। हालांकि अब एफआईआर सामने आई है जिसमें मंत्री का नाम है। वहीं मंत्री के नाम होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह रखा है कि जो भी दोषी होगा वो सामने आएगा, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, विपक्ष को जब मुद्दे नहीं होते हैं तो अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में गलत किसी के साथ नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। ये ठीक है कि जनप्रतिनिधि के नाते सब लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता रहती है, वो संयम बरतना चाहिए। और समाज के ऐसे लोगों को भी जिनको ये भी ना पता कि आखिर किसी मिनिस्टर से कैसी बात करनी है, उनको भी अपने अंदर विचार करना चाहिए। इस प्रकार के प्रति दोबारा निर्माण ना हो, ये सब लोग प्रयास करें। तो इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर।
मामला ऋषिकेश में दरअसल एक व्यक्ति के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ है। इससे पहले जब मारपीट की वीडियो वायरल हुई थी तो पीड़ित ने एफआईआर में जो पत्र दिया था पुलिस में और बताया था कि मंत्री ने मेरे साथ मारपीट की थी। इसके बावजूद भी एफआईआर में मंत्री का नाम दर्ज नहीं हुआ था और अब मंत्री का नाम दर्ज हो गया है। वहीं कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए थे कि आखिर मंत्री का नाम क्यों नहीं है। हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त लाइव हैं इस खबर पर हमारे साथ। योगेश, जैसा कि अगर बात करें उत्तराखंड के सीएम को लेकर तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस मामले में कोई भी दोषी होगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी है। ये कहीं ना कहीं उन्होंने साबित भी करके दिखाया है कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस दिन ये मामला हुआ था उसी दिन जिस तरह से मीडिया में खबर आई थी कि मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये बात भी आने लगी सामने कि मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काफी नाराज नजर आए थे और उन्होंने खुद कैबिनेट मंत्री को बुलाया था, बातचीत भी हुई थी। क्या कुछ रहा वो तो अंदर की बात है, लेकिन इतना जरूर था कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था और निर्देश भी दिए थे कि किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। धीरे धीरे मामला जो है जब जिस तरह से आगे बढ़ा, फिर लोग सवाल खड़े करने लगे, विपक्ष सवाल खड़े करने लगे कि आखिर मंत्री के ऊपर मुकदमा अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से अब सामने आ गया, एफआईआर जो है वो दर्ज सामने आ गई कि विभिन्न धाराओं में मुकदमे जो है वो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर दर्ज कर लिया गया। उसके साथ ही उनके पीआरओ और उनके गनर और साथ में एक और पुलिसकर्मी के ऊपर, जो कि पूरे में दिख रहे हैं वीडियो में जितने नजर आ रहे हैं, ये 4 लोग, इनके ऊपर मामला दर्ज हो गया है। और विपक्ष तो सवाल खड़े कर ही रहे थे, लेकिन अगर पक्ष की बात करें तो महेंद्र भट्ट जो है उन्होंने भी कहा कि हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई पक्षपात नहीं कर रही है और यही चीज फिलहाल तो अब नजर भी आ रही है, क्योंकि मंत्री का नाम होना, अब जांच होगी तो बहुत बड़ी चीज होती है ये। बिल्कुल योगेश, किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, क्या इस बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मारपीट की जो धारा है वो लगी है, मारपीट की धारा ही उसमें मेन जो है वो लगी हुई है। और बाकी अगर बात करें तो फिलहाल इन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है कैबिनेट मंत्री के ऊपर। और अन्य जो है उनके जो उनके साथ में जो उनके कर्मी थे, उनके साथ चाहे पीआरओ की बात करें या जो सुरक्षा कर्मी की बात करें, तो उनमें 1-2 धाराएं अन्य लगी हैं। जी योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और खबरें हैं जिन पर हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य में विकास को लेकर कहा है कि प्रदेश को अग्रणी राज्य में से एक बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी समीक्षा भी समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश का विकास कैसे संभव हो और हर क्षेत्र में उत्तराखंड कैसे विकास करे, इसको लेकर लगातार योजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हर राज्य को अपने संसाधन जुटाने का अधिकार है। प्रति व्यक्ति आय में हम कई देशों से बेहतर हैं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हम प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। विकास की दृष्टि से देखें तो हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तमाम तरह के राजनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं। कोई भी पार्टी छोटे से छोटा मुद्दा भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मणिकांत राठौर के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की कथित धमकी को लेकर कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया। मथुरा दत्त जोशी ने भारतीय जनता पार्टी पर दलित विरोधी आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि दलित परिवार से आते हैं, उनके प्रत्याशी उनको दबाने के उद्देश्य से इस तरह की जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर उत्तराखंड में कर्मकार
कल्याण बोर्ड का आखिरकार गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड के गठन को लेकर मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब जल्द ही इसका आदेश जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि बोर्ड के गठन न होने के चलते राज्य में श्रमिकों के हितों से जुड़ी तमाम योजनाओं को कर्मकार बोर्ड की तरफ से सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। लिहाजा अब बोर्ड का गठन होने के बाद वित्तीय रूप से नई योजनाओं पर काम हो सकेगा। बोर्ड में विभिन्न सदस्यों को नामित किया गया है। हालांकि अध्यक्ष के तौर पर श्रम सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ही बने रहेंगे। इससे पहले कर्मकार बोर्ड पिछली बीजेपी सरकार में काफी विवादों में रहा था और बोर्ड में भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आई थी, जिसके बाद बोर्ड को भंग कर दिया गया था। अब बोर्ड को नए सिरे से गठित किया जा रहा है और इससे सैनिकों की योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है। देहरादून में प्रशासन ने जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में 18.67 करोड़ की स्टाम्प शुल्क की चोरी पकड़ी है। शुल्क चोरी करने पर 7 लोगों को जुर्माना और ब्याज के साथ रकम जमा करानी होगी। प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि कुछ मामलों में जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में सर्किल रेट या कम एरिया दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई है। ऐसा कर स्टाम्प शुल्क कम जमा कराकर सरकार को राजस्व की चपत लगाई जा रही है। इस पर डीएम सोनिका ने स्टाम्प शुल्क चोरी के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एडीएम वित्त और राजस्व रामजी शरण शर्मा ने बताया कि संपत्तियों का मुआयना किया गया है। जांच में 18,67,226 स्टाम्प ड्यूटी में कमी पाई गई है। संबंधित संपत्ति मालिकों पर 8,45,509 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही 6,24,130 रुपए ब्याज सहित कुल धनराशि 33,46,865 जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान में स्टाम्प शुल्क में काफ़ी मामले आए हैं और इनका हमने जब जांच किया तो 18,67,000 के आसपास हमारी स्टाम्प कमी के नोटिस हमने जारी किए थे, जिनका स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद इसमें 8,45,000 का अर्थदंड और 6,34,000 का ब्याज लगा के कुल 33,42,000 रुपये के स्टाम्प के मामले अभी तक डिसाइड हुए हैं और जिनमें नोटिस जारी हो चुके हैं और इनको अगर तत्काल जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित डिफॉल्टर से 10% एक्स्ट्रा लेके लगभग 36 लाख रुपए की वसूली अब ये अगले कुछ दिनों में जमा कराई जाएगी। जो लोग रजिस्ट्री कराते हैं और उनको कई बार बीच के मिडिलमैन होते हैं, वो कहते हैं कि स्टाम्प बचने के लिए कुछ फर्जी तरीके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, स्टाम्प शुल्क की चोरी पकड़ी गई है, पूरा मामला हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, राजधानी देहरादून से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है कि जो जमीन खरीद फरोख्त है, खासकर भू माफिया जो ये करते हैं, उसमें लगभग 18.67 लाख की जो है स्टैम्प चोरी जो है पकड़ी गई है। कहीं ना कहीं स्टैम्प चोरी पकड़कर एक बड़ा कदम जो है फिलहाल उठाया गया है। हालांकि ये जो स्टैम्प चोरी हुई है इससे राजस्व को जरूर नुकसान हुआ है, क्योंकि स्टैम्प में सीधे तौर पर राजस्व के पास पैसा जाता है। हालांकि जब ये स्टैम्प चोरी होती है तो इसमें जो पैसा है वो नहीं पहुंचा है राजस्व तक और कहीं ना कहीं एक चपत लगाने का काम जरूर किया गया है। तो फिलहाल देहरादून जो प्रशासन है उसने ये पाया है कि लगभग 18,66,000 की 226 के स्टैंप में ड्यूटी जो है वो कम पाई गई है और कहीं ना कहीं प्रशासन ये जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज में सम्मिलित है, उन पर अर्थदंड भी लगाया गया है लगभग 6,24,130 रुपए ब्याज के सहित। अगर वो नहीं देते हैं तो 10% और धनराशि उनसे ली जाएगी और उन्हें डिफॉल्टर जो है घोषित किया जाएगा। जी, अर्थदंड तो लगाया गया है आलोक, लेकिन जरा ये भी बताइए कि शुल्क चोरी करने पर जो ये 7 लोग हैं जिन पर जुर्माना लगाया गया है, इसके साथ ही ब्याज के साथ रकम जिनको जमा करानी होगी, ये लोग हैं कौन? इनके बारे में अभी तक कुछ पता चल पाया है? आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इसको लेकर? पुख्ता जानकारी हमारे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है कि ये आखिर कौन लोग हैं। हालांकि प्रशासन के पास इसकी जानकारी जरूर होगी और प्रशासन ने इनको नोटिस भी भेजा है। कहीं ना कहीं अगर ये फिलहाल जो अर्थदंड लगाया गया, अगर ये अर्थदंड नहीं देते हैं तो इन पर डिफॉल्टर के तहत 10% ब्याज भी लगाया जाएगा और इनके ऊपर कोर्ट केस भी करवाया जाएगा। अगर कोर्ट केस होता है तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है आगे बढ़ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आलोक।
और उधर हल्द्वानी में नहर कवरिंग का कार्य कछुए की गति से भी धीमे चल रहा है। स्टेट बैंक से लेकर नवाबी रोड तक नहर कवरिंग का कार्य 6 करोड़ 29 लाख की लागत से हो रहा है, लेकिन इसकी मियाद 23 मई को खत्म होनी है और अभी तक काफी कार्य बाकी है। हाल ही में कुछ दिनों पहले बेमौसम बरसात के चलते नहर ओवरफ्लो हो गई थी और जिसका सारा पानी लोगों के घर में घुस गया था। ऐसे में 23 मई तक नहर कवरिंग का कार्य सिंचाई विभाग कैसे करेगा, यह राम भरोसे है, जिसके चलते कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मामले का संज्ञान लेते हुए सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द नहर कवरिंग का कार्य पूरा कराया जाए। गदरपुर के मुख्य बाजार में विधायक प्रतिनिधि रामपुर लिखी हुई बाइक का चालान करने पर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और धरने पर बैठने की चेतावनी दी। दरअसल मुख्य बाजार में एक युवक बाइक को तेज गति से चलाते हुए 112 पुलिसकर्मी को दिखाई दिया। इस पर युवक की बाइक को लाकर थाने में खड़ा कर दिया गया और उसका चालान करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और थाने में थाना अध्यक्ष से मुलाकात कर सब इंस्पेक्टर चंद्र सिंह पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इस बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा थाना परिसर पहुंचे और कथित दुर्व्यवहार करने वाले सब इंस्पेक्टर चंद्र सिंह को गदरपुर से हटाने की मांग की। मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी भी पहुंच गए और उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने एसएसपी महोदय से बात की और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच 3 दिन के भीतर की जाएगी और तब तक चंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर सीओ ऑफिस बाजपुर अटैच रहेंगे। गदरपुर थाने के एक दरोगा हैं जिनके खिलाफ पूर्व में भी कई बार दुर्व्यवहार की शिकायतें आई हैं और आज भी उन्होंने कुछ लोगों से दुर्व्यवहार किया है और जिसमें कुछ हमारे कार्यकर्ता भी हैं, कुछ आम जनता भी है। और इसी विषय को लेकर आज यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हमारे आए थे और अभी मैंने आदरणीय कप्तान साहब से बात भी करी है। सीओ साहब जी यहाँ थे और उनके संज्ञान में पूरा मामला दिया है और उनको तुरंत यहाँ से सीओ ऑफिस अटैच करने के लिए बोल दिया गया है और बाकी उसके बाद जांच भी उनके खिलाफ होगी। उधर दिनेशपुर थाना अंतर्गत कालीनगर गांव में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने 4 लोगों की जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। कालीनगर गांव में 4 युवक नशे की हालत में बच्चों के संग खेलकूद करने लगे। तभी एक बच्चे को इन 4 युवकों ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी। फिर एक बच्चे ने उनसे कोल्ड ड्रिंक की मांग की तो उनमें से एक युवक ने उस बच्चे को लेकर कोल्ड ड्रिंक दिलाने के लिए अपने साथ ले जाने लगा। तभी उसके परिजनों ने देख लिया और बच्चा चोर समझकर शोर मचाया, जिस पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और चारों युवकों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमें फोन पे पता चला, मैं चितरंजनपुर था कहीं, कि ये बच्चा कृष्णा नाम के कालीनगर गांव के हैं। फील्ड में खेल रहे थे, कई सारे बच्चे थे। 4 अज्ञात लड़के हैं जो 2 बाइक पे थे ये लोग और करीबन 200 से 300-400 मीटर लगभग बच्चे को बाइक में उठा के ले आए। किसी ने कहा कि तुम्हारे परिवार का बच्चा ले जा रहे हैं। फिर जब गांव वालों को पता चला तो उनके पीछा किया गया, आके गांव में रोका। उनका ये कहना था कि मैं इनको पेप्सी उप्सी पिलाने जा रहा हूँ। तो अज्ञात है, कोई जान ना पहचान, दारू पी रखे हैं और हमें पूरा संदिग्ध है कि ये लोग आए दिन ऐसे कांड हो रहे हैं। तो इसकी जांच पड़ताल पूरी तरीके से होनी चाहिए, सच्चाई क्या है, क्योंकि एक अज्ञात आदमी अज्ञात बच्चों को किसी को जान ना पहचान लेके जा रहे हैं और फिर रोक नहीं रहे। दारू पिया हुआ, कोई हल्द्वानी के कह रहे हैं, कोई रुद्रपुर के कह रहे हैं। उधर हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई से शुरू होनी है। इस साल भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में 10 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब में लगातार हो रही बर्फबारी यात्रा की तैयारियों में बाधा बनी हुई है, जिसके चलते यात्रा तैयारियों में बार बार खलल पड़ रहा है। सेना के जवानों ने बार बार अटलाकोडी से हेमकुंड साहिब तक बर्फ हटाने के साथ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा परिसर में बर्फ हटाने का काम किया, लेकिन बार बार बर्फबारी से दोबारा फिर बर्फ को हटाना पड़ रहा है। मौसम खुलने के साथ ही एक बार फिर से सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।